हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या होता है मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है। मतलब मोस्टली बच्चे इस आइटम को करने में पजल होते हैं, तो मैंने उस पॉइंटों को उठाया है। ठीक है बच्चों, बिना देरी किए हम अपने पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्व दत्त व्यय। ठीक है बच्चों, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? पूर्व दत्त व्यय। ठीक है बच्चों, अब आते आते इसके बाद डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो ये मैंने डेफिनेशन लिखा है ना बच्चों, ये मैंने खुद ने बनाया है कि मैं आपको इस हिसाब से देखो, मैं कोई बुक से नहीं पढ़ा रहा बच्चों, मैं तुम्हें इस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें आप पजल ना हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आप किसी भी आपको ज़रूरी नहीं आप यही डेफिनेशन याद करो, आप अपने बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है? भाई कोई खर्चा मतलब कोई एक्सपेंसेस होने से पहले ही उस खर्चे का भुगतान करना ही क्या कहलाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। मतलब बच्चों इसका डेफिनेशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस का डेफिनेशन इसके नाम में ही छुपा हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री पहले, पेड पे किया हुआ कोई भी खर्चा, वह वो क्या कहलाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। अब बात है भाई ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है? हमें डेफिनेशन से तो अच्छी तरीके से क्लियर हो ही नहीं रहा। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि भाई कोई खर्चा हम पहले पे कर दें, लेकिन कैसे? आओ एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चों तुमने कोई इंश्योरेंस करवाया, 12,000 रुपये का करवाया। कितने रुपए का करवाया? 12,000 रुपये का करवाया। अच्छा बच्चों, तुम्हें ये पता है हमारे अकाउंटिंग ईयर के अनुसार हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, कब क्लोज होता है? तो भाई अकाउंटिंग ईयर के अनुसार हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, और क्लोज कब होता है भाई? 31 मार्च को। ठीक है, तो आओ मैं एक तुम्हें उदाहरण के साथ जैसे मैं समझाने का प्रयास करूँ। हमने इंश्योरेंस कराया 12,000, सपोज करो साल लेके चलो तो 2020-2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होगा तो अगले साल ख़त्म होगा 31 मार्च को, तो साल भी तो नेक्स्ट आ जाए 21। उसी तरह फिर नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा भाई? 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट होगा, और ख़त्म कब होगा भाई? 31 मार्च 2022 को। ठीक है, ये मैं आपको 2 साल का फिगर लेके चल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैं कह रहा हूँ जो तुमने इंश्योरेंस करवाया ना, ये तुमने करवाया है 1 अक्टूबर को। कब करवाया है भाई? 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर 2020 को करवाया। तो कहीं ना कहीं तुमने इस साल करवाया होगा, और इस साल कहाँ पे भाई? यहाँ पे हमने करवाया होगा इंश्योरेंस। क्योंकि बच्चों जो इंश्योरेंस करवाने का कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता कि भाई हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है तो हम इंश्योरेंस भी हमें 1 अप्रैल को ही करवाना पड़ेगा। भाई इंश्योरेंस तो कभी भी करवा सकते हैं, साल में किसी भी डेट को करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इंश्योरेंस कब करवाया भाई? हमने 1 अक्टूबर को करवाया, 1 अक्टूबर 2020 को। अब तुम्हें बच्चों पता होगा कि जो इंश्योरेंस करवाते हैं मिनिमम 1 साल का करवाते हैं, मैक्सिमम तो कितने भी करवा सकते हैं, लेकिन हम सालाना करवाते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करा रहा हूँ, हम इंश्योरेंस करवाते हैं सालाना करवाते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे सुना है भाई 2 महीने का इंश्योरेंस कर दो, 3 महीने का इंश्योरेंस कर दो, 4 महीने का? ऐसे तो नहीं था भाई, सालाना, कम से कम तो सालाना इंश्योरेंस करवाना ही पड़े। तो तुमने 1 साल का 1 ईयर का इंश्योरेंस करवाया, और कब करवाया है भाई? 1 अक्टूबर 2020 को यहाँ पे करवाया, 1 अक्टूबर 2020 को। तो बताओ ये इंश्योरेंस एक्सपायर कब होगा? ये इंश्योरेंस एक्सपायर कब होगा? तो कहीं ना कहीं अगले साल खत्म होगा, यहाँ पे खत्म होगा। और यहाँ पे खत्म होगा मतलब कब खत्म होगा भाई? जिस डेट को तुम कोई भी बीमा करवाया हो उसके 1 दिन पहले क्या होता है? इंश्योरेंस खत्म होगा अगले साल। मतलब 1 अक्टूबर करवाया तो 30 सितंबर को क्या होगा? खत्म हो जाए, लेकिन साल तो नेक्स्ट आ जाएगा ना 2022। ठीक है बच्चों, तो तुमने ये 1 साल का इंश्योरेंस करवाया। अब बच्चों जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो साल के आखिरी में क्या करते हैं भाई? प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। मतलब वो ये निकालते हैं कि भाई इस साल हमने कितना कमाया,
चाहे कितना खर्च किया, ये निकालते कि नहीं निकालते। अब इसी में तुम पॉइंट को उठाओ, जो इंश्योरेंस तुमने 12,000 रुपये करवाए, करवाए कब है भाई, करवाए तो 20-21 में है, लेकिन कब करवाए 1 अक्टूबर 2020 को। तो ये एक्सपायर कब होगा भाई 30 सितंबर 2022 को। और जो तुम फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करोगे कब करोगे भाई, हम करेंगे 31 मार्च 2021। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम यहीं पे तो करेंगे बच्चों, अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है ना बच्चों। तो देखो ये जो हमने इंश्योरेंस करवाया है, देखा जाए तो ये 6 महीने का ही खर्चा तो इस साल का है, और बाकी का जो तुमने ये यहाँ से यहाँ तक का बीमा का जो पे कर रखा है ये तो अगले साल का खर्चा है। अच्छी तरीके से क्लियर है बच्चों। मानते हैं हमने पैसे इस साल दिया, लेकिन वो खर्चा 6 महीने का इस साल का, 6 महीने का अगले साल का है। तो जो तुम साल में प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे वो वहां पे तुम 12,000 रुपये इस साल का खर्चा दिखाना क्या गलत नहीं हो जाएगा? बताओ बच्चों, क्या गलत नहीं हो जाए? क्योंकि तुमने 6 महीने का तो अगले साल का पे कर रखा है ना। तो क्या करें, तो हम कहेंगे भाई जो ये 12,000 रुपये हमने पे कर रखा है ना, ये तो पूरे साल भर का पे कर रखा है। साल भर का मतलब 12 महीने का, तो 12 महीने के लिए तुमने 12,000 पे कर रखा है। तो बताओ 1 महीने के लिए कितना किया होगा भाई, डिवाइड कर दो 12 से, तो हमारा 1 महीने का निकल आएगा। तो 1,000 रुपये हम क्या करते पर मंथ का इंश्योरेंस हमने पे किया होगा। तो बताओ 6 महीने का कितना बनता है भाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 6,000 रुपये इस साल का खर्चा है, और बाकी का 6,000 रुपये वो तो अगले साल का खर्चा है ना। ठीक है बच्चों, वो तो अगले साल का, इस साल का खर्चा नहीं है। तो हम क्या करें, अकाउंटिंग क्वेश्चन में इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे भाई। अकाउंटिंग क्वेश्चन में देखो हमें पता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल किसके इक्वल होता है भाई, एसेट्स के इक्वल होता है। अच्छी तरीके से बच्चों तुम्हें पता होगा। अब बताओ जब तुमने बीमा करवाया होगा तो तुमने कैश से कितने रुपए दिए होंगे भाई, बीमा तो हमने 12,000 का करवाया है ना, तो हमें कैश से तो 12,000 देने पड़े होंगे। तो यहाँ से कैश में से क्या कर दोगे, 12,000 रुपये लेस करोगे। अब बात है भैया हमें लॉस हो गया भाई, इस साल तुमने 12,000 का बीमा कराया तो कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ, लेकिन इस साल का लॉस कितना हुआ भाई 6,000 रुपये, क्योंकि तुमने 12 पे किया है तो 6 इस साल का लॉस है और 6 अगले साल का है। तो इस साल के लॉस को हमें इस साल के फाइनेंशियल ईयर में दिखाना है। तो इस साल का लॉस कितना है भाई 6,000 रुपये। तो कैपिटल में से कितना लेस करोगे, केवल 6,000, मतलब 6,000 रुपये ही बच्चों लेस करना है। तो भैया हम हमने तो पैसे तो 12,000 दिए, तो बाकी का 6,000 कहाँ लिखे। तो बाकी का जो तुमने 6,000 पे किया वो तो तुमने एडवांस में पे किया है, अगले साल का तुमने इस साल पे किया है, तो इसका मतलब तुमने एडवांस में ही तो पे किया है। तो वो तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा भाई, वो हमारे लिए कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब एक नई एसेट्स आ जाएगी जिसका क्या नाम होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, 6,000 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब सपोज करो अगले साल जब इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो अगले साल जो तुमने प्रीपेड में दिखा रखा है 6,000 रुपये, उसको अगले साल मतलब मैं देखो बच्चों 21-22 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या करोगे, कैपिटल में प्रीपेड में से लेस कर दोगे, और उस साल तुम क्या करोगे, कैपिटल में से लेस करोगे, क्योंकि वो उस साल का खर्चा है ना। इस साल हमने क्यों लेस नहीं किया, क्योंकि भाई ये इस साल का खर्चा नहीं है, लेकिन अगले साल का तो होगा ना, तो इसलिए अगले साल क्या करेंगे, इसको लेस कर। फिलहाल हम अगले साल को तो बना ही नहीं रहे, तो मैंने करंट ईयर की बात की, तो कैश में से 12,000 रुपये चला जाएगा, प्रीपेड में 6,000 रुपये ऐड कर दोगे, और कैपिटल में से केवल कितना लेस करोगे, 6,000 रुपये, ठीक है। अब देखोगे हमने पढ़ा है कि भाई अकाउंटिंग क्वेश्चन में डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होता है, दोनों। अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात नहीं करें बच्चों, तुम अकाउंट में किसी मतलब जहाँ तक पढ़ोगे तुम देखोगे भाई डेबिट क्रेडिट हमेशा साथ साथ चलेंगे, मतलब दोनों का बैलेंस इक्वल आएगा। तो देखोगे यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है भाई, -6,000। अब एसेट्स का भी देखोगे तो कितना है भाई, माइनस का 12,000 है, प्लस का 6,000 है, तो माइनस में से प्लस चला जाएगा तो माइनस का 6,000 बने। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस क्या आएगा, दोनों का इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो तुम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो कि भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कहलाता है। अब कई बच्चों इस चीज़ में डाउट हो जाते हैं, भैया जो हमने इंश्योरेंस करवाया वो खर्चा कैसे हुआ, ये तो खर्चा है ही नहीं, क्योंकि हमें पैसे तो मिलेंगे ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, पैसे कब मिलते हैं भाई, जब तुम्हें नुकसान होगा तो ही पैसे मिलेगा। तुमने बीमा करवाया, सपोज करो तुमने फायर इंश्योरेंस करवाया, अब फायर इंश्योरेंस करवाया है तो जो फायर इंश्योरेंस का लाभ तुम्हें कब मिलेगा, जब तुम्हारे गोदाम में आग लगेगा, मतलब कुछ नुकसान होगा आग की वजह से, तभी तो तुम्हें मिलेगा। नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ साल भर में तो क्या तुम्हें बीमा कंपनी पैसे दे के जाएगी, नहीं दे के जाएगी ना।
ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम क्या दिखाते हैं, इसको एक्सपेंसेस दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, आओ एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसका नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग। अब इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, ऐसा खर्चा जो वर्ष के अंत तक भुगतान नहीं किया गया हो, वो खर्चे क्या कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मतलब प्रीपेड में क्या था भाई, अगले साल का खर्चा इस साल पे कर देना, मतलब एडवांस में कोई एक्सपेंसेस पे कर देना। और यहाँ पे कोई खर्चा इस साल का है लेकिन तुमने पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या कहलाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। सपोज करो एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, मजदूरी लेते हैं, वेजेस 1000 रुपये, ये तुम्हारा साल है 2021, 2020-21, 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है बच्चों, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2020। अब मान लो तुमने इस साल कोई बिल्डिंग की रिपेयर करवाए थे, बिल्डिंग की कोई रिपेयर सपोज करो तुमने यहाँ पे करवाए थे, तो उसको 1000 रुपये देना बाकी था। तब तुमने कह दिया कि भाई अभी तो मेरे पास नहीं है, एक काम करो तुम मुझे अगले महीने में ले लेना। मतलब वो कह लगा लो हमने मार्च में करवाया था, हमने रिपेयर बिल्डिंग मार्च में करवाई थी, मतलब बिल्डिंग की रिपेयर कब करवाई थी, मार्च में करवाई थी। हमने कह दिया भाई तुम अगले महीने में मेरे से पैसे लेना, तो अगला महीना कौन सा आ जाएगा भाई, अगला महीना अगले साल का अप्रैल आ जाएगा। मतलब हम 31 मार्च को तो खाते क्लोज ही कर देते हैं ना बच्चों, तो उसके बाद तो जो फाइनेंशियल है वो अगले साल का होगा। तो अगले साल तुम कहोगे मैं आपको अगले साल पे कर दूंगा, तो इसका मतलब वो वेजेस तुमने इस साल पेमेंट नहीं किया। लेकिन बच्चों ये बताओ, वो खर्चा तो इसी साल का है ना बच्चों, क्योंकि जो तुमने मजदूरी करोगी वो तो इसी साल कर दी है, मतलब मजदूरी तो इसी साल का है ना, पेमेंट तुम कभी भी करो लेकिन खर्चा तो इसी साल का है ना। तो हम जब साल खत्म होगा तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में ऐसे आइटम को कैसे ट्रीट करेंगे, तो हमें पता है भाई लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एसेट्स के इक्वल होता है। देखो बच्चों मैंने शॉर्ट्स में लिखा है, एल मतलब लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। अब तुमने क्या किया, खर्चा हो गया लेकिन पैसे नहीं थे, खर्चा हो गया तो इसलिए क्या करेंगे कि भाई कैपिटल में से लेस कर देंगे, कितना भाई 1000 रुपये, क्योंकि वेजेस का 1000 था ना बच्चों। अब तुमने पेमेंट नहीं किया तो क्या कैश में से कोई आइटम लेस होगी, कुछ रुपए लेस होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। जब हमने पैसे ही नहीं दिए तो लेस क्यों करें, तो कहीं ना कहीं भाई खर्चा तो हो गया इसलिए तो कैपिटल में से लेस कर दिया, लेकिन तुमने पैसे तो नहीं दिए, तो तुम्हारे ऊपर क्या हो गया भाई, कर्जा हो गया। तो कर्जा हो गया तो कहाँ पे चला जाएगा भाई, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में क्या हो जाएगा, 1000 रुपये 1000 रुपये ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको और अच्छी तरीके से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझते हैं। चलो बच्चों, देखो बच्चों ये अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैंने जो पॉइंट को उठाया बच्चा, ये पॉइंट मैंने खुद ने बनाए हैं। ठीक है बच्चों, और देखो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने क्या किया है, अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मेट को पहले ही तैयार कर लिया है, क्योंकि बच्चों इससे क्या होगा, अपना समय कम लगेगा और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो तुम्हें पता ही होगा कि फॉर्मेट हम कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, ऊपर अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, जो ये तुम फॉर्मेट बना रहे हो किस चीज़ का बना रहे हो भाई, अकाउंटिंग क्वेश्चन, आगे तुम जर्नल भी पढ़ोगे, लेजर भी पढ़ोगे, तो ये किस चीज़ का भाई फॉर्मेट है भाई, अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, और ये कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले आता है सीरियल नंबर का कॉलम, फिर क्या आता है, फिर ट्रांजैक्शन का कॉलम आता है, फिर क्या आता है भाई, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को उठाया, उसमें देखो क्या लिखा है। सबसे पहले भाई प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। भाई हमें प्रिपेयर करके दिखाना है, क्या करके दिखाना है, अकाउंटिंग क्वेश्चन को इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मतलब इन निम्न ट्रांजैक्शन की क्या पास करके दिखाओ भाई, अकाउंटिंग क्वेश्चन पास करके दिखाओ। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना देरी के हम अपना क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है भाई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, भाई कितने रुपए भाई, 1 लाख रुपीज़, एंड गुड्स से 50,000 रुपये, मतलब 1 लाख रुपए हमने कैश में लगाया और गुड्स 50,000 रुपये बिजनेस में लेके आए और हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन का एक सीरियल नंबर का कॉलम आता है, तो वहाँ पे सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन। उसके बाद ट्रांजैक्शन में नाम लिखोगे भाई, ट्रांजैक्शन क्या हुई
भाई हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस। और बिजनेस कैसे स्टार्ट किया है भाई, कैश 1 लाख रुपये ला के और गुड्स 50,000। तो कहीं ना कहीं कैश और गुड्स हमारे लिए क्या होता है भाई, एसेट्स आता है, एसेट्स होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नई एसेट्स आ जाए, जिसका क्या नाम देंगे, एक तो कैश लेके आए तो कैश लिखोगे, और दूसरा क्या लेके आया भाई मालिक, गुड्स लेके आया तो गुड्स लिखोगे, ठीक है। अब कैश कितना लेके आया भाई, कैश 1 लाख रुपीज़, तो कैश के नीचे क्या लिख दोगे, 1 लाख रुपीज़ लिख दोगे। और गुड्स कितना लेके आए भाई, 50,000 रुपये, तो गुड्स के नीचे कितना लिख दोगे, 50,000 रुपये। अब बात है ये लेके आया कौन है भाई, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। और बिजनेस कौन स्टार्ट करता है भाई, मालिक। और मालिक का बिजनेस में क्या लगा होता है, कैपिटल लगा होता है। तो कैपिटल में क्या कर देंगे भाई, 1,50,000 रुपये ऐड कर देंगे। समझ में आए बच्चों, क्यों, क्योंकि मालिक 1 लाख रुपए कैश लेके आए और 50,000 रुपये गुड्स लेके आए। तो टोटल बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस में कितनी अमाउंट का एसेट्स लेके आए भाई, 1.5 लाख रुपीज़। तो देखो हमने 1.5 लाख रुपये कैपिटल में लिख दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी भाई, इसके बाद हमारी इक्वेशन निकल के आए भाई, कैपिटल में कितना है भाई, 1,50,000, वही एज इट इज आ जाएगा ऊपर वाला। और कैश में कितना है भाई, 1 लाख रुपीज़, तो कैश के नीचे देखो 1 लाख रुपीज़ लिख दिया। और गुड्स कितने का है, 50,000 रुपीज़, तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है भाई, परचेज गुड्स फॉर कैश। भाई हमने गुड्स परचेज किया कैश में, कितना भाई, 20,000 रुपीज़ का है। एंड ऑन क्रेडिट, भाई उधार भी खरीदा है, कितने का, 30,000 रुपये का। मतलब बच्चों हमने गुड्स नगद भी खरीदा है और गुड्स उधार भी खरीदा है। तो भाई नगद कितना खरीदा है, 20,000 रुपये का, और उधार कितने का खरीदा है, 30,000 रुपये। तो मैं आपसे ये पूछूं बच्चों, बताओ हमारे बिजनेस के अंदर टोटल गुड्स कितने का आया। तो कहोगे भैया 20 नगद खरीदा, 30 उधार, तो गुड्स तो 50,000 रुपये का आया होगा, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन का नाम लिखते हैं। भाई ट्रांजेक्शन क्या है भाई, परचेज, पहले यहाँ पे सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन लिखना, फिर लिखना परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। अब 20,000 रुपये का हमने माल क्या खरीदा है भाई, नगद खरीदा है। 20,000 रुपये का हमने माल नगद खरीदा है ना, तो क्या होगा भाई, नगद खरीदोगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। तो कैश में से 20,000 रुपीज़ क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है बच्चों। और 30,000 रुपये का तुमने उधार खरीदा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया भाई, हमारे ऊपर कर्जा हो गया। और कर्जा हम कहाँ पे लिखते हैं, लाइबिलिटीज़ में। अब मैंने बच्चों जैसे बताया था कि भाई एसेट्स कई तरीके की होती है ना, उसी तरह लाइबिलिटीज़ भी हमारी कई तरीके की होती है। तो ये कौन सी लाइबिलिटीज़ है भाई, हमने उधार माल खरीदा, पैसे नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, क्रेडिटर लिखोगे। क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स लिखोगे। अब कितने के भाई, 30,000 रुपये का माल उधार खरीदा है, तो इसका मतलब 30,000 रुपये का तो क्रेडिटर ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमने टोटल माल कितने का खरीदा था भाई, 20 का नगद, 30 का उधार, तो 50,000 रुपये का खरीदा था। तो गुड्स में कितना ऐड कर दोगे, 50,000 रुपीज़ ऐड कर दोगे, ठीक है बच्चों। क्या इससे कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डैश। अब देखो जो ये क्रेडिटर था, ये सेकंड ट्रांजैक्शन में इसके नाम आई है। क्या इससे पहले इस ट्रांजैक्शन के क्रेडिटर के बारे में कोई चर्चा हुआ था, कोई चर्चा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, डैश डैश लगा दोगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारी इक्वेशन निकल के आएगी, उसको क्या नाम देंगे, न्यू इक्वेशन नाम दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपके मन में ये चल रहा होगा, भैया जब आपने यहाँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी थी उसके बाद तो आपने केवल इक्वेशन लिखा, लेकिन जैसे ही सेकंड ट्रांजैक्शन लिखी उसके बाद आप न्यू इक्वेशन लिख रहे हो, ऐसा क्यों। क्योंकि बच्चों देखो, न्यू इक्वेशन कब निकल के आता है, नया रिजल्ट कब निकल के आए, जब उसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को क्या किया जाए, एडलेस किया जाए, तभी तो न्यू इक्वेशन निकल गया, कोई चेंज होके आएगा। यहाँ पे मैंने इक्वेशन का नाम इसे लिखा, देखो जैसे तुमने ऊपर लिखा था एज इट इज नीचे आ गया, क्या कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दिया भाई, इक्वेशन का नाम दिया। लेकिन जैसे ही तुमने सेकंड ट्रांजैक्शन की तो उससे क्या हुआ, कुछ आइटम पे इफेक्ट पड़ा, मतलब जो पहले आइटम से उससे अलग निकल के आएगा ना न्यू इक्वेशन। कैसे भाई, पहले क्रेडिटर तो था ही नहीं, अब क्रेडिटर आगे भाई कितने के भाई, 30,000 रुपीज़ के। तो यहाँ पे क्रेडिटर में 30,000 लिख दोगे। कैपिटल भाई 1.5 लाख के 1.5 लाख। अब ये मत कहना बच्चों भैया कैपिटल में तो चेंज नहीं हुआ, भाई न्यू इक्वेशन तब लिखा जाता है बच्चों जब किसी भी ट्रांजैक्शन मतलब किसी भी एक पॉइंट में चेंज हो, तो वो नेक्स्ट जो आएगा वो न्यू इक्वेशन आएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे देखो कैश में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले कैश कितना था भाई 1 लाख रुपीज़ का,
अब 20,000 रुपये का हमने नगद माल खरीद लिया था, तो अब हमारे पास कैश कितना रह गया भाई 80,000 रुपीज़ का कैश हमारे पास अब अवेलेबल है। उसी तरह गुड्स कितने का है भाई, गुड्स पहले 50,000 रुपीज़ का था और 50,000 का हमने और ख़रीद लिया, तो अब हमारे पास कैश गुड्स कितने का हो गया भाई 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। अब हम अपने थर्ड ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है भाई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, भाई हमने नगद माल बेचा 10,000 रुपये का, एंड ऑन क्रेडिट भाई उधार माल भी बेचा है कितने का 15,000 रुपये का, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, भाई दोनों ही माल हमने क्या किया है 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो देखो बच्चों, अब घबराओ मत बच्चों कि कहीं आपने पॉइंट पढ़ के ट्रांजेक्शन पढ़ के आपको यूँ लगा भाई ये क्या करवा दिया भैया ने। एक बार समझो भाई क्या कह रहा है, भाई हमने नगद माल बेचा है 10,000 वाला माल और उधार माल बेचा है 15,000 वाला माल, दोनों ही माल हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो बताओ अपने पास से गुड्स कितने का जाएगा, भैया कहोगे एक तो 10 वाला माल आपने 20% प्रॉफिट पे बेचा है और 15,000 वाला माल भी 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो अपने पास से तो चीज़ तो 25 की ही जाएगी ना बच्चों। तो ये जो गुड्स है, पहले हम ट्रांजेक्शन का नाम लिख दे भाई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। भाई हमने कुछ माल नगद बेचा और कुछ माल उधार बेचा। तो देखो यहाँ पे भाई एक तो हमने 10,000 वाला माल बेचा है और एक 15,000 वाला माल बेचा है, दोनों को क्या किया है भाई 20% प्रॉफिट पे बेचा है, दोनों को क्या किया है भाई 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 10,000 का 20% कितना होता है भाई 2,000, मतलब 10 वाला माल हमने 2,000 प्रॉफिट पे बेचा होगा, तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा भाई 12,000 रुपये में। और ये कैसे बेचा है कैश, तो इसका मतलब हमें कैश 12,000 रुपये मिल चुका होगा। उसी तरह जो तुमने 15,000 वाला माल कितने में बेचा है भाई, वो भी 20% प्रॉफिट पे, तो 15,000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा भाई 3,000 रुपीज़, मतलब 3,000 रुपये प्रॉफिट में बेचा है। तो ये कितने में बेचा होगा भाई 18,000 रुपये में। ठीक है, तो ये कैसे बेचा है भाई, क्रेडिट बेचा है, उधार बेचा है। ठीक है बच्चों, तो मैं कह रहा हूँ भाई अपने पास से गुड्स कितने का जाएगा भाई, गुड्स तो 25,000 रुपये का जाएगा ना, और प्रॉफिट कितना हुआ भाई 10 वाला माल हमने 12 में बेचा तो 2,000 का प्रॉफिट, और 15,000 वाला माल हमने 18 में बेचा तो 3,000 का प्रॉफिट। तो टोटल हमें प्रॉफिट कितने का हुआ भाई 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, गुड्स में से लेस करेंगे कितने रुपए भाई 25,000 रुपये का हमने गुड्स बेचा है, तो गुड्स में से कितना लेस होगा 25,000 रुपये। अब 10 वाला माल आपने 12 में कैश में बेचा है, तो इसका मतलब कैश आएगा अपने पास कितना 12,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, और एक क्या किया था आपने 15 वाला माल 18 में भेजा था, तो ये तुम्हें पैसे मिले क्या, नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, क्योंकि हमने उधार बेचा है। तो उधार बेचा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो गए भाई डेटर हो गए, तो एक नई एसेट्स आ जाएगी जिसका क्या नाम दिया जाएगा भाई डेटर्स नाम दिया जाएगा। और डेटर्स में क्या करेंगे भाई, कितने रुपए लेने हैं भाई 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये क्या करेंगे डेटर्स में ऐड कर देंगे। अब देखो इससे पहले डेटर का कहीं पे नाम आया था, मतलब फर्स्ट या सेकंड ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी डेटर के बारे में चर्चा हुई थी, कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो यहाँ पे क्या लगाते चलना, डैश डैश लगाते चलना। ठीक है बच्चों, अब बताओ तुमने माल बेचा 25,000 वाला माल तुमने कितने में बेचा भाई 5%, 5,000 प्रॉफिट पे बेचा, तो कहीं ना कहीं तुम्हें 5,000 का प्रॉफिट भी तो हो गया। अब बिजनेस को 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, किसको मिलेगा भाई बिजनेस के मालिक को। तो बिजनेस के मालिक का बिजनेस में क्या लगा होता है भाई कैपिटल लगा होता है, तो कैपिटल में क्या करेंगे भाई 5,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्या इससे क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ना, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे डैश। अब बच्चों बताओ यहाँ पे मैं इक्वेशन, अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इक्वेशन लिखूँ कि न्यू इक्वेशन लिखूँ, तो आप कहोगे भैया न्यू इक्वेशन लिखो। न्यू इक्वेशन क्यों लिखा जाएगा भैया, अब चेंज तो हो रहा है ना। देखो सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद जो हमारा रिजल्ट निकल के आया था न्यू इक्वेशन में, उसके बाद हमने कुछ और भी चेंज किया। कैसे भाई, क्रेडिटर कितने के भाई 30 का 30 जाओ, क्रेडिटर में तो कोई चेंज नहीं हो, लेकिन बाकी आइटम को भी तो देख के चलना है। और कैपिटल कितने की है भाई, पहले 1,50,000 की थी, 5,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया था, अब हमारे पास कैपिटल कितनी हो जाएगी भाई 1,55,000। ठीक है बच्चों, उसी तरह कैश, भाई कैश पहले 80,000 रुपीज़ का था, अब कितना हो गया भाई 12,000 रुपये का, और हमारे पास कैश आ गया, तब हमारे पास कैश कितना हो जाएगा 80 + 12 92,000 रुपीज़। ठीक है, गुड्स भाई पहले 1 लाख रुपीज़ का था, फिर हमने 25,000 रुपये का माल बेच दिया था, तब हमारे पास गुड्स कितना हो गया भाई 25,000 रुपीज़ का, और डेटर कितने के भाई 18,000 रुपीज़ के। ठीक है, अब हम फोर्थ ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। भाई चौथी ट्रांजेक्शन क्या है
भाई फोर्थ ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई हमने माल खरीदा वो भी उधार खरीदा फ्रॉम रागनी, रागनी से माल खरीदा वो भी उधार, कितने का? 35,000 रुपये का। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का नाम लिखेंगे क्या? भाई परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी। ठीक है बच्चों, हमने रागनी से क्या किया? उधार माल खरीदा। अब कितने का खरीदा है भाई? 35,000 रुपये का। अब 35,000 रुपीज़ का उधार खरीदा है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आएगा? गुड्स आएगा। तो गुड्स में क्या करेंगे? 35,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। अब बताओ तुमने उधार खरीदा है तो तुम्हें पैसे देने पड़े होंगे? बिल्कुल नहीं भैया। आप कहोगे भैया हमने उधार माल खरीदे हो तो कैश क्यों दे? तो अब पैसे नहीं दिए, गुड्स ले लिया, तो हमारे पर क्या हो गया? कर्जा हो गया। तो कर्जा में क्या करेंगे भाई? 35,000 ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्यों 35,000? क्योंकि उधार खरीदा। अब इससे कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और डेटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बताओ हमारी न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी? न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी? आप कहोगे भैया पहले क्रेडिटर 30,000 के थे, अब 35,000 के और आगे, तब हमारे पास क्रेडिटर कितने के होंगे भाई? 65,000 रुपीज़ का। कैपिटल एज इट इज उतने का उतना ही है, 1,55,000 का 1,55,000 है। कैश भाई 92,000 है। और गुड्स पहले कितने का था भाई? 75,000 रुपीज़ का था। अब तुमने 35,000 रुपीज़ का और खरीद लिया, तो अब हमारे पास गुड्स कितने का हो जाएगा भाई? 1,10,000 रुपीज़ का। कितने का हो जाएगा भाई? 1,10,000 रुपीज़ का। और डेटर 18,000। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब हम अपनी फिफ्थ ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। पांचवी ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है भाई? पेड रुपीज़ 33,000। भाई हमने पेड किया 33,000 रुपीज़ पेड किया, किसको? टू रागनी को। एंड फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हमने उसका हिसाब किताब क्या कर दिया? फुल सेटलमेंट मतलब बराबर कर दिया। अब बात है भैया ये रागनी है कौन? भाई रागनी वही तो थी, देखो इससे पहले वाली एंट्री में जिससे हमने उधार माल खरीदा था 35,000 रुपये का। अब अगली ट्रांजेक्शन क्या कहे भाई? तुमने उसको 33,000 रुपये पकड़ाए और कह दिया तुम्हारा हिसाब क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, तो ये बताओ हमारे पास से कैश, पहले यहाँ पे लिखे भाई पेड कैश टू रागनी। भाई रागनी को हमने पैसे, अब कितने रुपए दिए भाई? 33,000। तो कैश में से कितना जाएगा? 33,000 रुपीज़ जाएगा। अब बताओ बच्चों, इसमें लिखा है कि भाई हमने उसका फुल सेटलमेंट कर दिया, मतलब रागनी का फुल हिसाब किताब क्लियर कर दिया। तो क्या आप फ्यूचर में कभी रागनी को पैसे दोगे? कहोगे बिल्कुल नहीं भैया, जब हमने हिसाब किताब उसका बराबर कर दिया था, हमें उसको एक भी रुपया नहीं देंगे। तो तुम कहोगे भैया कैश तो 33 ही दिया है, तो बताओ तुम्हारे सर से कर्जा कितने का उतरेगा? भाई हमें देने कितने थे रागनी को? 35,000 देने थे ना, तो हम कर्जा कितने का उतारेंगे? 35,000। बच्चों समझ में आ रहा है ना? देखो हमने 33,000 कैश दिया, लेकिन 35 क्यों लेस किया कर्जा में से? क्योंकि फुल सेटलमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? जितना हमें रागनी को देना होता है सारे के सारे, अब हम उसे आगे एक भी रुपया नहीं देना। तो अगर तुम यहाँ पे 33 लेस करते हो तो इसका मतलब 2 तो अभी भी तुमने बैलेंस छोड़ रखा है क्रेडिटर में, तो इसका मतलब तुम दिखा रहे हो कि 2,000 रुपये मुझे और देने हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है फुल सेटलमेंट कर दिया, तो इसका मतलब हमें बाद में कोई भी रुपए नहीं देने। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ से कितना लेस करेंगे? 35,000। अब बताओ भाई सर से कर्जा कितने का उतरा? भाई 35,000 रुपीज़ का, लेकिन कैश कितना देना पड़ा? भाई केवल 33,000। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने 2,000 रुपये नहीं बचा लिए। अब 2,000 रुपये बचा लिए तो हमें प्रॉफिट हो गया। अब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो किसको मिलेगा? बिजनेस के मालिक। और बिजनेस का मालिक का बिजनेस में क्या लगा होता है भाई? कैपिटल। तो कैपिटल में क्या करेंगे? 2,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारी न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी? न्यू इक्वेशन क्या निकल के आए? आप कहोगे भैया पहले 65,000 रुपये का क्रेडिटर था, अब हमने 35,000 दे दिया, तो अब हमारे पास क्रेडिटर कितने के रहेंगे भाई? 30,000 के। उसी तरह कैपिटल भाई पहले 1,55,000 की थी, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो अब हमारे पास कैपिटल कितने की रह जाएगी? 1,57,000 रुपीज़ के। ठीक है, उसी तरह आगे कैश कितना था भाई? 92,000 का। अब हमने 33,000 क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, तो अब हमारे पास कैश कितना रह गया भाई? यहाँ पे आ जाएगा 9 और 8 में से 3 गया 5, 59,000 रुपीज़ का। अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है ना बच्चों? ठीक है, उसके बाद गुड्स, भाई गुड्स 1,10,000। अच्छा एक बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई आइट चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होता है भाई? डैश डैश लगाना होता है। ठीक है बच्चों, उसी तरह डेटर कितने के हैं भाई? 18,000 रुपये। तो डेटर में कितना लिख देंगे भाई? 18,000 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बच्चों? ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन। तो 6 ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है?
भाई रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 10,000 रुपये। भाई रेंट आउटस्टैंडिंग है मतलब देना बाकी है, तो इसका मतलब खर्चा हो गया। भाई 10,000 रुपये का खर्चा हो गया, तुमने दिया नहीं है पैसे, वो अलग बात है, ठीक है, तो खर्चा तो हो ही गया ना। तो यहाँ पे 6 ट्रांजेक्शन में लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। अब जैसे कि बच्चों मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया, भाई खर्चा हो गया लेकिन तुमने पैसे नहीं दिए, तो भाई इसका मतलब लॉस तो हो ही गया ना। अब कहोगे भैया लॉस क्यों होगा, क्योंकि रेंट क्या है, एक तरह से किराया है। और खर्चा कब होता है, जब तुम पैसे दे दो लेकिन बदले में कोई चीज़ ना मिले, तो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस तो होता है। जैसे तुमने पैसे दिया, गुड्स खरीद लिया, तो क्या तुम इसको लॉस का नाम दोगे, तुम कहोगे नहीं भैया ये तो लॉस हुआ नहीं, क्योंकि बदले में कोई चीज़ भी तो आई है। लेकिन यहाँ पे तुमने क्या दिया, भाई पैसे नहीं दिए लेकिन खर्चा तो हो ही गया ना, तो ये क्या है हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपये। तो भाई खर्चा हो गया, तो खर्चा हो गया तो कौन भुगतेगा, भाई बिजनेस के मालिक को, मालिक भुगतेगा। तो बिजनेस के मालिक की कैपिटल में से क्या करेंगे, 10,000 रुपये लेस कर देंगे। अब बताओ क्या तुमने कैश दिया, कहोगे ना भैया कैश दिया ही नहीं हमने, तो और देना बाकी है ना, क्योंकि रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो तुम्हारे पर कर्जा हो गया, तो कर्जा में क्या करोगे, मतलब कर्जा क्या है, लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में 10,000 रुपये क्या करोगे ना, सॉरी बच्चों ये क्रेडिटर में ऐड मत करना, एक नई लाइबिलिटीज आ जाएगी जिसका क्या नाम दिया जाएगा, भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम दिया जाएगा। समझ में आया, जैसे ही मैं पहले ही बता चुका बच्चों, लाइबिलिटीज़ भी कई प्रकार की होती है। तो एक क्रेडिटर कब होते हैं, भाई जब हम उधार गुड्स खरीदते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब तुमने काम करवा लिया और पैसे देना बाकी है, ठीक है। तो ये इसके नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नीचे लिखोगे 10,000 रुपये, ठीक है बच्चों। अब देखो इससे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं हुआ था, तो क्या लगाते चलना, भाई डैश 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 लगाते चलना, या 0 भी लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। और इससे क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं। क्या इससे गुड्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं। और डेटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बताओ न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी, भाई न्यू इक्वेशन निकल के, भाई क्रेडिटर पहले कितने के थे 30,000 के, अभी भी कितने रहेंगे 30,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले कुछ भी नहीं था, अब 10,000 रुपये का कर्जा भी हो गया ना, तो 10,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या कर देंगे, ऐड। उसी तरह कैपिटल, भाई कैपिटल पहले कितने का था 1,47,000, अब 10,000 रुपये लेस किया, क्यों लेस किया, भाई खर्चा हो गया था, तुमने पैसे नहीं दिए वो अलग बात है, लेकिन खर्चा तो हो ही गया था ना, तो इसलिए क्या करेंगे 10,000 रुपये कैपिटल में से भी लेस करेंगे। तो अब हमारी कैपिटल कितनी रह जाएगी, भाई 1,47,000। कैश कितना भाई 59,000 रुपीज़, और गुड्स कितना भाई 1,10,000 रुपीज़, ठीक है। और उसी तरह डेटर कितने का 18,000 रुपीज़। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 7वीं ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 7वीं ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, भाई प्रीपेड कमीशन 5,000 रुपये। प्रीपेड पहले ही तुमने कमीशन पे कर रखा है, कितना भाई 5,000 रुपये। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का नाम लिख दे भाई प्रीपेड कमीशन, ठीक है, प्रीपेड कमीशन। अब तुमने पे कर दिया पहले, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास से कैश गया होगा, तो कैश में से क्या कर दोगे 5,000 रुपीज़ लेस कर दोगे। लेकिन खर्चा इस साल का नहीं है, क्योंकि तुमने प्रीपेड किया है, पहले ही पे किया है, तो एक नई एसेट्स आ जाएगी जिसका हम क्या नाम देंगे, जिसका हम नाम देंगे भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम देंगे। अब कितने रुपए पे कर रखा है 5,000 रुपये, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में 5,000 रुपीज़ क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अब इससे पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ था, तो क्या लगाते चलना, डैश डैश लगाते चलना, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या इससे डेटर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं, डैश। गुड्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं, फिर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे भी कोई इफेक्ट नहीं, और इसी तरह क्रेडिटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जो आखिरी में आएगा ना बच्चों, इसको हम फाइनल इक्वेशन नाम देंगे। फाइनल इक्वेशन क्यों नाम देंगे, भाई फाइनल इक्वेशन का मतलब जो सबसे आखिरी ट्रांजेक्शन कर लो, भाई हमने आखिरी ट्रांजेक्शन कर ली ना, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो जो यहाँ पे इक्वेशन निकल के है वही हमारा फाइनल इक्वेशन होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन इसलिए लिख रहे थे क्योंकि इसके बाद ट्रांजेक्शन लिखनी बाकी थी, लेकिन ये तो सबसे आखिरी ट्रांजेक्शन थी, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे, फाइनल इक्वेशन का नाम दिया जाएगा। और फाइनल इक्वेशन क्या कह रहा है, भाई फाइनल इक्वेशन ये कह रहा है भाई 30,000 रुपये के तुम्हारे क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भाई 10 का 10 ही है, कैपिटल 1,47,000, उसी तरह कैश भाई पहले 59,000 रुपीज़ का था, अब 5,000 तुमने लेस कर दिया क्योंकि कैश तो दे दिया था ना, प्रीपेड हो गए, मानते हैं प्रीपेड है लेकिन कैश तो देना ही पड़ा होगा, तो अब हमारे पास कैश कितना रह जाएगा भाई 54,000 रुपीज़ का, गुड्स भाई 1,10,000 रुपीज़ का, और डेटर 18,000 रुपीज़ का, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज़ का, ठीक है बच्चों।
अब हम चेक करते हैं क्या हमारा ये क्वेश्चन सही है। तो कैसे चेक करोगे, इक्वल के इस साइड का टोटल करो और इक्वल के उस साइड का टोटल करो, दोनों का बैलेंस क्या आना चाहिए भाई, इक्वल आना चाहिए। इसलिए देखो ये बीच में इक्वल का निशान लगाया जाता है। तो हम टोटल करें भाई, टोटल करते भाई 30 + 10 कितना हो गया 40,000 भाई, 30 + 10 40 प्लस में 147, तो कितना हो गया भाई, यहाँ का टोटल हो गया 187। अब उसी तरह वहाँ का टोटल करें भाई, 54,000 प्लस में 1,10,000 प्लस में 18,000 और प्लस में 5,000, तो वहाँ का भी टोटल कितना आ रहा है भाई 1,87,000। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है, ये तुम्हें पेपर में करके नहीं दिखाना, ये बस एक चेक करने का तरीका है, रफ काम है, इसको तुम पेंसिल से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री वाले चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों।